बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो के अंदर अभी हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट हम स्टार्ट कर चुके थे, जिनमें हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद एटॉमिक नंबर एंड शॉर्ट ट्रिक्स हमने देखी थी, हाउ टू लर्न इजी वे। ओके, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमने स्टार्ट किया और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करने वाले इस वीडियो के अंदर, जिसमें जो फर्स्ट आपके पास आएगा वो आएगा एटॉमिक रेडियस या फिर आयोनिक रेडियस। ठीक है, अगर हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहाँ लाई करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि एस ब्लॉक होते हैं, पी ब्लॉक होते हैं, उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट, है ना। पीरियोडिक टेबल में आपने अच्छे से देखा होगा, लेफ्ट हैंड साइड एस ब्लॉक होते हैं, राइट हैंड साइड पी ब्लॉक होते हैं, और मिड में जो आपके पास ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक के एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें लेफ्ट से राइट की, ठीक है, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, क्योंकि हम इन पीरियड के अंदर ही तो लेफ्ट राइट की बात करते हैं। अब इस केस में एटॉमिक रेडियस जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या इरेगुलर फॉर्म के अंदर है, वो आपको देखना है। मैं फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट ले रही हूँ, उसके बाद के सेकंड एंड थर्ड जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो एज इट इज चलेगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा स्कैंडियम से लेके, ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, देन क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्टली जब हम जाते हैं स्कैंडियम टू क्रोमियम, तो फर्स्टली जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। देन उसके बाद क्रोमियम से लेके कॉपर तक जो है वो क्या रहती है, नियर बाय कांस्टेंट रहती है। यानी कि इसकी जो एटॉमिक रेडियस होगी वो डिक्रीज तो होगी, बट वैल्यूज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, 1 पॉइंट्स का ही डिफरेंस रहेगा। देन उसके बाद जब हम कॉपर से जिंक की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होने लग जाती है। अब इसका क्या रीजन है वो देखो हम ये कह रहे हैं कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। सपोज 3D सीरीज की बात करें तो यहाँ 3D ले लेते हैं, तो बाहर क्या रहती है, 4s ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सपोज, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हम ये कहते हैं कि जब स्कैंडियम से हम क्रोमियम जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रही है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये होता है कि स्कैंडियम से टाइटेनियम आप गए, यानी कि पहले था एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ अंदर वाली सेल में आया। इस अंदर वाली सेल को आप क्या बोलते हो, पेनल्टीमेट सेल। ठीक है, उसके बाद फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, यानी कि अंदर वाली सेल में जब इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं तो जो न्यूक्लियस है वो उनको होल्ड करने की कोशिश करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है, डिक्रीज। फिर हम कह रहे हैं कि कांस्टेंट हो रही है, हो तो डिक्रीज ही रही है बट वो उनमें ज्यादा वेरिएशन नहीं आता। इसका रीजन क्या है, तो देखो फर्स्टली डिक्रीज हुई तो यहाँ पर वर्क कौन कर रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वर्क कर रहा है, राइट। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ क्या होता है कि अंदर वाली सेल में, पेनल्टीमेट सेल में इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो जो 4s के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, रिपल्शन शो करते हैं, और रिपल्शन की वजह से यहाँ पर एक इफेक्ट काम करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, यानी कि यहाँ पर दो इफेक्ट्स काम होंगे या दो फोर्स काम कर रहे हैं, अट्रैक्शन भी हो रहा है साथ साथ में रिपल्शन भी हो रहा है। ये 4s के इलेक्ट्रॉन इन 3D इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल भी करें, क्योंकि इनके बीच में एनर्जी गैप कम होता है, इस वजह से। तो शील्डिंग इफेक्ट भी काम कर रहा है, और कौन काम कर रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि दोनों इफेक्ट्स एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बैलेंस। शील्डिंग इफेक्ट और क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज है वो क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस क्या आ जाती है, कांस्टेंट आ जाती है। ठीक है, देन उसके बाद जब हम कॉपर से जिंक में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि अब यहाँ पर जो काम करेगा कौन, शील्डिंग इफेक्ट या फिर इंटर जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो काम करता है।
ठीक है। तो यहाँ पर प्रीडोमिनेंट कौन हो जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स भरने लग जाते हैं तो यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन काम करेगा, शील्डिंग इफेक्ट काम करेगा। क्लियर है। फर्स्टली क्या हो रही है, डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, देन उसके बाद क्या हो रहा है, कांस्टेंट, बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बैलेंस टुगेदर। ठीक है, बैलेंस कर रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज क्यों हो रही है, बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट इज प्रीडोमिनेंट एज कंपेयर टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, समझ आ गया होगा आई थिंक। ऐसे ही आपको 3D से 4D सीरीज में, 4D से 5D सीरीज में सेम लेफ्ट टू राइट यही चलना है। तो पीरियड में इतना ध्यान रखना आपको, इरेगुलर फॉर्म में एटॉमिक रेडियाई चेंज होती है, फर्स्टली डिक्रीज देन कांस्टेंट फिर इंक्रीज। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट दोनों आपको ध्यान में रखने। अब मैं बात करूं कि स्कैन ग्रुप वाइज, ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ ग्रुप में, इन ग्रुप यानी कि टॉप से बॉटम। तो स्कैंडियम से हम नीचे आए, इट्रियम आता है। ठीक है, 3D सीरीज है ये क्या है, 4D सीरीज है। उसके बाद आता है लेंथिनम और एक्टिनम, ये होती है 5D सीरीज और ये होती है 6D सीरीज। जब आप 3D से 4D सीरीज में जा रहे हो, न्यू एनर्जी सेल इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी कि आप यहाँ से यहाँ जाते हो तो एटॉमिक रेडियाई क्या हो रही है, इंक्रीज। उसके बाद भी इंक्रीज ही होगी, जैसे यहाँ पर डिक्रीज हो रही थी ना, बट नियर बाय सेम हो गई थी, सेम एज इट इज। जब इट्रियम से आप लेंथिनम जाते हो तो 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी एटॉमिक रेडियाई जो है वो नियर बाय क्या होती है, सेम होती है। अब उसका क्या रीजन है, ऐसे ही अगर लेंथिनम से एक्टिनम जाते हो तो नियर बाय क्या रहती है, सेम रहती है। उसका क्या रीजन है, तो देखो बच्चों, यहाँ पर अगर हम रीजन की बात करें तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन काम करता है जिसको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जैसे हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो भी नियर बाय सेम होगी, तो उसको आप क्या बोल दोगे, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब एक्चुअल में ये कॉन्ट्रैक्शन है क्या कि जो एटॉमिक रेडियाई पर इफेक्ट डाल रहे हैं। आप सभी को पता है कि 5D सीरीज के अंदर कौन से ऑर्बिटल की एंट्री हो जाती है, F ऑर्बिटल की एंट्री हो जाती है। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ भी कौन होता है, F ऑर्बिटल की एंट्री हो जाती है। F ऑर्बिटल की एंट्री होने से क्या होता है, क्योंकि जो F ऑर्बिटल होते हैं उनमें पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, और पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा, जो एटॉमिक रेडियाई है वो नियर बाय सेम आएगी। क्यों, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट जहां कम हो गया वहां कौन काम करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वर्क करता है। क्लियर। तो यहाँ पर आप ये कहोगे स्कैंडियम टू इट्रियम एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यू एनर्जी सेल। ओके, देन इट्रियम से जब हम मूव करते हैं लेंथिनम और एक्टिनम, तो यहाँ पर क्या होती है, नियर बाय सेम ड्यू टू द लेंथिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि जो 5D सीरीज होती है आफ्टर लेंथिनम, जो एलिमेंट्स होते हैं वो उनमें किसकी एंट्री हो जाती है, एफ ब्लॉक, या हम कहीं एफ ब्लॉक नहीं बोल सकते, एफ ऑर्बिटल बोलेंगे। एफ ऑर्बिटल की एंट्री की वजह से क्या होगा, जो एफ ऑर्बिटल्स होते हैं वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं, वहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काम करने की वजह से इनमें ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होता है, इसलिए इनकी नियर बाय क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर। तो ये हो गया है एटॉमिक रेडियाई। ऐसे ही हम आयोनिक रेडियाई की बात करें तो हम आयंस की बात कर रहे हैं, उनमें भी वेरिएशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर जैसे हमें ग्राफ प्लॉट करना हो एटॉमिक रेडियाई का विद एटॉमिक नंबर, तो होता क्या है, बहुत सिंपल है। देखो बच्चों, हम कह रहे हैं यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई ले लिया सपोज हमने, और यहाँ पर हमने ले लिया एटॉमिक नंबर।
तो एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस में क्या डिफरेंस आया मैंने आपको पहले भी बताया। फर्स्टली क्या होती है, डिक्रीज ऐसे, फिर उसके बाद नियर बाय कांस्टेंट, इस टाइप से देखो नियर बाय कांस्टेंट आएगी, डिक्रीज ही रहेगी, एक बार स्ट्रेट लाइन नहीं आती है, इस टाइप से लिखोगे आप, ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। देन उसके बाद क्या होती है, इंक्रीज होती है, इस टाइप से आप बनाते चलोगे ग्राफ। क्लियर बच्चों? जो डेंसिटी है वो आप सभी को पता है किससे रिलेट करती है, क्योंकि हम फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं हमेशा, क्या, डेंसिटी इज इक्वल टू द मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी कि ये वॉल्यूम के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और ये जो वॉल्यूम है वो हम कैसे बताएंगे, अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस जितनी कम होगी उसकी वॉल्यूम भी उतनी कम है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस कम का मतलब साइज क्या है, कम है, छोटा है, स्मॉल साइज है, और स्मॉल साइज के एलिमेंट्स या एटम्स होंगे तो उनकी वॉल्यूम भी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस है वो अगर स्मॉल होती है, ठीक है, एटॉमिक रेडियस अगर स्मॉल होती है तो वॉल्यूम भी क्या रहेगी, लेस रहेगी, और वॉल्यूम अगर लेस रहती है तो डेंसिटी क्या रहेगी, हाई होगी। सिंपल। तो अभी अभी मैंने आपको एटॉमिक रेडियस कराया है कि एटॉमिक रेडियस जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक जो रेडियस है वो क्या होती है, डिक्रीज। मैंने आपको बोला भी था ना कि जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होती जा रही है, लेकिन एटॉमिक रेडियस कहाँ तक डिक्रीज होगी, अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 3 से लेके 11 तक, नॉट 12, क्या बात करें, 3 से लेके 11, मतलब जैसे कि मैंने स्कैंडियम लिया, स्कैंडियम से मैं बात कर रही हूँ कॉपर तक। ठीक है, तो यहाँ तक एटॉमिक रेडियस क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। इसका मतलब क्या है कि डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, सिंपल वे में। ठीक है, बट जब हम कॉपर से किस में जा रहे हैं, जिंक में, ये ग्रुप नंबर 12 का एलिमेंट है, तो क्या हो रहा था, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही थी, और जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है तो वॉल्यूम भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो वॉल्यूम इंक्रीज होते ही डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मैंने यहाँ वॉल्यूम लिख दिया, एटॉमिक रेडियस लिख दो, क्योंकि दोनों क्या है, साथ साथ चलते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली। ये चीज समझ आई? अगर आपसे ये पूछे कि डेंसिटी ऑफ कॉपर एंड डेंसिटी ऑफ जिंक में आपको ऑर्डर देना है, किसकी ज्यादा है किसकी कम है, तो देखो आपको देखने को मिल रहा है डेंसिटी किसकी कम है, जिंक की कम है एज कंपेयर टू कॉपर। ठीक है, बट जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे तो कंटिन्यूअसली क्या होगी, डेंसिटी इंक्रीज होगी, बट जब हम जिंक की तरफ जाएंगे तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो हाईएस्ट डेंसिटी अगर 3D सीरीज में बात करें तो कॉपर की होती है। क्लियर? ऐसे ही 4D सीरीज में देखेंगे हम, 5D सीरीज में देखेंगे, सेम चलेगा। क्लियर है? क्योंकि ये सिंपल वॉल्यूम पर ही डिपेंड कर रही है, और वॉल्यूम किस पर डिपेंड कर रही है, एटॉमिक रेडियस या फिर हम साइज भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आई होप सभी को समझ में आया होगा। बट जब हम लेफ्ट से राइट की बात कर रहे हैं तो उसके साथ हम किसकी बात करते हैं, ग्रुप की भी बात करते हैं, है ना। इन ग्रुप में अगर हम देखें तो सिंपल है, डाउन द ग्रुप जाओगे आप, स्कैंडियम था, इट्रियम था, लैंथेनम था, एक्टिनम था। बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, साइज क्या है, एटॉमिक रेडियस क्या है, बढ़ ही रही है, और एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो इसका मतलब वॉल्यूम भी बढ़ेगी और डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो उसमें जो ऑस्मियम होता है और जो इरिडियम होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। अभी अभी हमने कहा कि यहाँ पर तो डिक्रीज हो रही है, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी तो स्कैंडियम, ये जो जितने भी 3D सीरीज के एलिमेंट्स है उनकी होनी चाहिए। बट मैंने आपको यहाँ पर एक चीज बताई थी, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बताया था ना। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एटॉमिक रेडियस में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, जिसकी वजह से उनकी जो डेंसिटी है वो किस पर डिपेंड कर जाती है, उनके मास पर। तो मास उनका ज्यादा होने की वजह से क्या होती है, उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। क्लियर है ये चीज?
तो ये हो गया डेंसिटी वाला पॉइंट। आई होप सभी साथ साथ राइट करते हुए चल रहे हो, क्योंकि सिंपल सा है, इसमें कंसेप्शनल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो अभी। तो जो थर्ड पॉइंट आता है आयोनाइजेशन एनर्जी। आप सभी को पता है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से लास्ट जो वैलेंस सेल है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको आप आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हो। ठीक है, उसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम बात करें कि आयोनाइजेशन जो एनर्जी है वो कैसे वेरी करती है। तो सिंपल देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट एटॉमिक रेडियस पढ़ा, हमें पता है आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियस, राइट। एटॉमिक रेडियस के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो कैसे, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। अगर हम बात करें स्कैंडियम से जिंक की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या कह रहे थे कि जो जिंक है उसकी एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है, और एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, है ना, इसके अकॉर्डिंग। बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी ये एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रुप नंबर 12 के हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 12 में 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज के। लेकिन ये जो तीनों के तीनों हैं इनकी आयोनाइजेशन जो एनर्जी है वो हाई होती है। उसका रीजन होता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि डी के अंदर कंप्लीटली फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, डी कंप्लीटली फुली फिल्ड होता है, और फुली फिल्ड होने की वजह से यहाँ पर एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो देखो ये कंसेप्ट तो था, लेकिन इसके हिसाब से तो क्या होना चाहिए, इनकी कम आनी चाहिए। बट दूसरा कंसेप्ट भी आपको ध्यान रखना है, तो इसकी बजाय आपको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा देखना है, ये ध्यान रखना। अगर हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, आपको सभी को पता है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो एक ही नहीं होती है। अगर कोई भी एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसको आप आयोनाइजेशन एनर्जी 1 बोलोगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसको सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो इस टाइप से आपको आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे मिलते हुए चली जाती है। फिर आप उनको जब प्लस करते हो तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी मिलती है, एनर्जी मिलती है। ये आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको एटॉमिक रेडियस देखना है, ठीक है। बट अगर हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ की बात करें तो वहां आपको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। क्लियर है। अब देखो, तो यहाँ पर ग्रुप नंबर जो 14 है इनकी सबसे हायर आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि इनके पास फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसीलिए इनकी क्या होती है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो मैंने अभी बोला फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक रेडियस पर डिपेंड करेगी, यानी कि एटॉमिक रेडियस जो है वो लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये डिक्रीज होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होती हुई चली जाती है। ठीक है, सिंपल। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं अब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की और थर्ड की, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो इसी के बेस पर आते हैं कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन 2 एलिमेंट्स के कंपैरिजन का आ जाता है। क्लियर। तो देखो मैं अभी बात कर रही हूँ क्रोमियम और मैग्नीज। इसकी हमें देखनी है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। ठीक है, देखो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यूज कर चुका है। इसका मतलब क्रोमियम पॉजिटिव और मैग्नीज पॉजिटिव के अंदर से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है। उस एनर्जी को आप बोलोगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी। क्लियर।
अब आप सभी को पता है कि क्रोमियम जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओनली क्रोमियम बोला है मैंने, क्रोमियम पॉजिटिव आयन नहीं बोला। क्रोमियम का क्या होता है 3d5 4s1, राइट, और मैग्नीज का क्या होता है 3d5 4s2, ये होता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या बचा 3d5 आफ्टर 1 इलेक्ट्रॉन लूजिंग, और यहाँ क्या बचेगा 3d5 4s1, राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी 1 थी, यहाँ 1 है, ठीक है। बट अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड बोलेंगे। तो हमें ये देखनी है किसकी ज्यादा है किसकी कम है। तो अब क्या देखोगे आप, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर S के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इजीली यूज हो जाएगा, बट यहाँ पर S के अंदर तो अब इलेक्ट्रॉन नहीं है, किसमें D में, और वो D क्या है कंप्लीटली हाफ फिल्ड, और कंप्लीटली हाफ फिल्ड की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, हाई होगी, और यहाँ पर क्या रहेगी, लो। बट अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देखें तो मैग्नीज की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्रोमियम। समझ आया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो किसकी ज्यादा होगी और क्यों होगी, आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो किसकी ज्यादा होगी, क्रोमियम की, because after the losing one electron it contain stable electronic configuration which have more ionization energy, ठीक है। और यहाँ पर after losing one electron it have one electron in 4s, so it's easily lose then ionization energy low, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन दूं, जैसे कि कॉपर और जिंक की बात करें हम, ठीक है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d10 4s1, और इसका होता है 3d10 4s2। अब हमने कहा कि इनमें आपको आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर है 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ इजीली यूज हो जाएगा क्योंकि S के अंदर एक है, ये S कंप्लीटली फुली फिल्ड है, तो यहाँ पर एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जिंक की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कॉपर। बट अगर हम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन बचा, अब हमें वो देखना है कि ज्यादा स्टेबल है या फिर नहीं है। अब देखो यहाँ पर तो 3d10 आया, बट यहाँ 4s1 भी है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इसका एनर्जी ज्यादा चाहिए। इसका मतलब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो कॉपर की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जिंक। क्लियर है ये पॉइंट, क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कंसेप्शनल क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। अभी मैं आपको और भी कराने वाली हूँ आयनाइजेशन एनर्जी पे कि और कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अगर मैं आपको दूं Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव, इनमें अगर हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की, ठीक है। तो देखो यहाँ तो 2 पॉजिटिव है या 3 पॉजिटिव है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या देखना है। तो बच्चों जब इस टाइप की कंडीशन हो, आपके पास ये क्वेश्चन हो, इसमें एलिमेंट जो है वो सेम है बट उनके ऊपर चार्ज जो है वो डिफरेंट है, तो वहां पर हमें देखना होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। क्या देखोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसको हम E0 से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज्यादा लो होता है, ठीक है, जितना ज्यादा लो, या फिर हम कहें जितना ज्यादा नेगेटिव में होता है, जितनी ज्यादा वैल्यू नेगेटिव में होगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। अगर इन दोनों में से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखें हम निकाला जाता है, आपने बहुत अच्छे से केमिकल सेल्स पढ़े हुए हैं, उसमें आपने रिडक्शन पोटेंशियल देखा भी होगा। तो ये जो पोटेंशियल वैल्यूज हैं वो उसके बेस पर आपको बताना होता है कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन लेस स्टेबल है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन और आता है, जैसे कि मैं बात करूं निकेल 2 पॉजिटिव एंड प्लैटिनम 2 पॉजिटिव। मैंने एक
पूरा कंपाउंड दे दिया। अभी मैं सिर्फ आयंस में बात कर रही हूँ, लेकिन कंपाउंड की भी बात करूँ मैं। एक है निकिल 4 पॉजिटिव और प्लेटिनम 4 पॉजिटिव। इस पे क्वेश्चन बहुत आता है। क्वेश्चन क्या आता है, NiCl2 इज मोर स्टेबल देन प्लेटिनम Cl2, बट प्लेटिनम जो Cl4 होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू NiCl4। देखो मैंने ऑर्डर दे दिया, तो एक्चुअल में इनमें हम आयंस देखेंगे, ठीक है। या निकिल 2 पॉजिटिव है या प्लेटिनम 2 पॉजिटिव है, या निकिल 4 पॉजिटिव है या प्लेटिनम 4 पॉजिटिव है। तो इस केस में आपको भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही देखना है। क्या होता है कि जो निकिल 2 पॉजिटिव है वो उसकी आयनाइजेशन जो एनर्जी होगी, देखो अब इसमें 2+ है, इसका मतलब 2 आयनाइजेशन एनर्जी है, 1 और 2, उनको क्या कर दो, प्लस कर दो, तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी मिल गई। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है उसकी जितनी कम होगी, ठीक है, क्या हो रही है, जितनी कम होगी, वो इसका मतलब क्या है, उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या आता है, लो ही आता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो निकिल 2 पॉजिटिव का कम होता है एज कंपेयर टू प्लैटिनम 2 पॉजिटिव, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। बट अगर हम 4 पॉजिटिव की बात करें, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद के इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को देखें, तो प्लैटिनम 4 पॉजिटिव का लो होता है, इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। सिंपल रीजन देना है। आपके पास क्वेश्चन जब आएगा कि ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस वन, तो आपको क्या देना है, कंपाउंड्स की फॉर्म में अगर आ जाए, जैसे ये भी कंपाउंड की फॉर्म में ही आएगा, FeCl2 और FeCl3 इस टाइप से, तो कंपाउंड्स की फॉर्म में अगर आ जाते हैं तब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस पर बताओगे। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो आप आराम से बता सकते हो, ठीक है। आई होप आपको आयनाइजेशन जो एनर्जी है वो समझ में आई होगी, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी में आपको इस वे में क्वेश्चन पूछे तो क्या देखना है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, और अगर कंपाउंड की फॉर्म में पूछे तो आपको क्या देखना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जितनी कम वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब बच्चों जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखो मैंने अभी अभी यहाँ पर 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव ये लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअल में है क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन जो स्टेट है बच्चों आप सभी को पता है क्या होती है, किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स यूज करने के बाद हम लगाते हैं चार्ज प्लस या माइनस पे, तो जितनी भी वैल्यूज लिखी जाती है वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट ही होती है एक्चुअल में, तो है ना, हम तो यही आइडेंटिफाई करके चलते हैं। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एक्चुअल में वो है क्या, तो हम कहते हैं कि जितने भी आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर, उनमें कैपेसिटी होती है यूज करने की, या फिर हम ये कह सकते हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो क्या करता है, गेन भी करता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन यूज किए जाते हैं या गेन किए जाते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी एलिमेंट के ऊपर लिखे जाते हैं, वही क्या होती है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करूं कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, n-1, ठीक है, d जो d था यहाँ पर, सॉरी n-1 d 1 से लेके 10 तक, और ns के अंदर कितना था, 1 से लेके 2 तक था ना, तो यहाँ पर या 0 से लेके 2 तक, तो यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ 3D सीरीज में स्कैंडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1 और 4s2 होता है, बट इससे पहले किसका होता है, नोबल गैस का भी तो होता है ना। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन यूज किए जा सकते हैं। अगर हम स्कैंडियम की बात करें 2 इलेक्ट्रॉन इजीली ये यूज कर देगा, क्यों कर देगा, क्योंकि डी के इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से टाइटली होल्ड है, बट 4s के क्या हो जाते हैं, थोड़े से लूज हो जाते हैं। तो ये जो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इजीली यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। इस वजह से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आनी चाहिए।
बट स्कैंडियम में क्या होता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन बचा यहाँ डी के अंदर, तो ये भी क्या हो जाता है, इजीली रिमूव, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। तो स्कैंडियम में +2 कभी नहीं होती, क्या होती है, +3। बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन रहेगी। ठीक है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक। क्लियर। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है। अब आप ये कहोगे मैम क्या कह रही है, हमें समझ नहीं आ रहा। तो देखो मैं अभी आपको बताती हूँ। स्कैंडियम के अंदर क्या था, डी के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, और एस के अंदर 2। तो बेटा एस वाले तो जाने ही जाने हैं, मैंने अभी रीजन बताया। ठीक है, अब डी वाले भी आपको देखने जा सकता है या नहीं जा सकता। तो इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन ये और एक ये, इसका मतलब ये क्या शो करेगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। स्कैंडियम के बाद कौन आता है, टाइटेनियम। टाइटेनियम में डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एस के 2। तो एस के दोनों इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी कि +2 भी शो कर सकता है। और यहाँ पर देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी जा सकते हैं, तो +3 और +4, यानी कि मैक्सिमम इसकी कहाँ तक रहेगी, +4 तक रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइटेनियम के बाद वेनेडियम की, तो सेम डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 3। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मैं मैक्सिमम दिखा रही हूँ कितने कर सकता है, 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर, कितने हो गए 5। मैक्सिमम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +5, +2 से लेके +5, +2 +3 +4 +5, इस टाइप से चलना है। वेनेडियम के बाद क्रोमियम। क्रोमियम एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एक्सेप्शनल होता है। डी के अंदर कितने होते हैं, 5, और एस के अंदर कितना होता है, 1। तो ये भी मैक्सिमम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, 5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अगर हम मैग्नीज की बात करें तो डी के अंदर कितने होते हैं, 5, ठीक है, और एस के अंदर कितने होते हैं, 2। तो ये मैक्सिमम कितनी शो कर सकता है, +7। अब इसके बाद देखो मैग्नीज के बाद अगर हम आयरन पे जाते हैं तो 3d6 होता है, राइट। मैंने अभी एक चीज बोली थी, याद है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो जाने ही जाने, उसके बाद के अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, पेयर हो गए हैं, पेयर, और वो भी किस में है, डी के अंदर, डी के अंदर, जो कि टाइटली होल्ड होंगे न्यूक्लियस से। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं होंगे। तो कौन कौन से हो सकता है, 1 2 3 4, ये 4 एंड ये 2, कितने हो गए, +6। अब आपको इतना पता चला होगा कि जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी, यहाँ तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तब तो ऑक्सीडेशन बढ़ी, जैसे ही पेयरिंग होना शुरू हुई ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट किस पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, वो डी ब्लॉक एलिमेंट की बहुत सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर देता है, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। आयरन के बाद क्या आता है, आप सभी को पता है, कोबाल्ट, है ना। कोबाल्ट में क्या होगा, अगेन पेयरिंग हो रही है ना यहाँ पर, ठीक है, 1 2 3, ये 3 ही आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2 यहाँ पर दिख रहे हैं, तो ये क्या शो कर देगा, +5। इस टाइप से क्या हो रही है, अब डिक्रीज हो रही है। तो मैक्सिमम किसकी होगी, मैग्नीज की होगी। 3D सीरीज की बात करें तो मैग्नीज की होती है। अगर 4D और 5D की बात करें तो उसके अंदर आपको ध्यान रखना है ऑस्मियम और लूथियम की जो है वो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अभी मैंने बताया कैसे निकालना है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो इलेक्ट्रॉन्स भरो ऑर्बिटल में और फिर देखो, ठीक है। तो 3D 4D एंड 5D ध्यान रखना है। मैक्सिमम 3D में मैग्नीज की होती है +7, 4D और 5D के अंदर होती है लूथियम और ऑस्मियम की +8। समझ आया, ठीक है। तो इस टाइप से हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है तो। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर जब हम मिड तक जाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज। आफ्टर दैट क्या हो रही है, डिक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं। क्लियर, ध्यान रखना है। लेफ्ट से जब हम राइट जाते हैं मिड तक क्या होगी, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है, आफ्टर दैट डिक्रीज होती है ड्यू टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डिक्रीज, ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर,
तो ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों इसकी और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर ही डिपेंड करेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आएंगे जो आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।